नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, MBZ भी बोलते हैं उनको, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मोहम्मद बिन जायद एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में और काफ़ी पावरफुल प्लेयर है मिडिल ईस्टर्न की पॉलिटिक्स में, और क्या इंपॉर्टेंस है उनके इस दौरे की और साथ में इंडिया और यूएई की रिलेशनों पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि इंडिया के लिए यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंडिया के लिए यूएई तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, और साथ में इंडिया को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा काम आता है यूएई हमारे। और साथ में दुबई हमारे इंडियंस के लिए एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। साथ में हमारे बिजनेसमैन और क्रिकेटर और बॉलीवुड के लोग भी दुबई में सेटल्ड हैं। तो दुबई जो यूएई का एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वो इंडिया के बहुत सारे लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है। तो यूएई और इंडिया की क्लोज पार्टनरशिप है। तो ये दौरा क्यों हुआ है यूएई के प्रेसिडेंट के द्वारा पाकिस्तान में, और साथ में ये जो मोहम्मद बिन जायद हैं, ये पर्सनैलिटी इसकी क्या, ये कितने पावरफुल प्लेयर हैं मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनको बहुत कम लोग जानते हैं। लोग मोहम्मद बिन सलमान को बहुत सारे लोग जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है अभी सऊदी अरेबिया के और अगले लाइन में हैं किंग बनने के, उनके फादर किंग सलमान अभी किंग है सऊदी अरेबिया की। तो मोहम्मद बिन सलमान को मोस्टली लोग इसलिए जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक तो वुमेन को ड्राइविंग करना अलाउ कर दिया है सऊदी अरेबिया की सोसाइटी के अंदर, जो पहले अलाउड नहीं था। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे फुटबॉल टीम्स और बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स को बाय कर लिया है फेमस, जैसे रोनाल्डो भी एक सऊदी क्लब के लिए खेलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान की वजह से ही हो पाया। साथ में वो आर्ट और बाकी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं सऊदी सोसाइटी में। तो बेसिकली वो सऊदी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी है कि उन्होंने जमाल खशोगी, जो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट भी थे और एक डिसेंडेंट थे मोहम्मद बिन सलमान के रूल के ऊपर, उनको असैसिनेट करवा दिया उन्होंने वहाँ पर टर्की की कैपिटल इस्तांबुल के अंदर। और साथ में बहुत सारे जो रॉयल फैमिली के अंदर डिसिडेंट्स थे मोहम्मद बिन सलमान को, जो पसंद नहीं करते थे, उन सबको मोहम्मद बिन सलमान ने या तो जेल में डलवा दिया या साइलेंट करवा दिया प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ करके। तो मोहम्मद बिन सलमान एक कंट्रोवर्शियल और एक रिफॉर्मिस्ट फिगर है। और साथ में वो नियोम, एक मेजर नया सिटी बनाने का उनका प्लान है, जो एक वर्टिकल सिटी होगी और जिसके अंदर कोई भी कार्स नहीं होंगी, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। तो उस नियोम सिटी के लिए भी काफ़ी फेमस हो रखे हैं मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन मोहम्मद बिन जायद जो कि यूएई पड़ोसी कंट्री है सऊदी अरेबिया का, उसके रूलर हैं और प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर यूएई में, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वो सबसे बड़े आर्किटेक्ट है मिडिल ईस्ट में, जो कुछ भी आजकल हो रहा है उसके सबसे बड़े प्लेयरों में से एक है मोहम्मद बिन जायद। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन जायद को मकैवली ऑफ द मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। मकैवली, जो लोग नहीं जानते, वो एक तरह के श्रूड टेक्टिशियन थे 14th सेंचुरी फ्लोरेंस इटली के अंदर। और मकैवली सिमिलर टू चाणक्य, इंडिया में जैसे चाणक्य को जानते हैं तो उनको चाणक्य भी बोला जा सकता है मिडिल ईस्ट का। ये वैसे ये नाम यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल चाणक्य इंडिया में भी है एक इंडियन पॉलिटिक्स में, जिनको बहुत सारे लोग चाणक्य बोलते हैं। वो बात अलग है कि वो जिसके पास पावर होती है वो सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी पावर को मेंटेन करना जानते हैं। लेकिन वो भी काफ़ी चले हुए हैं आजकल इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आज हम इस मिडिल ईस्ट वाले चाणक्य को थोड़ा समझ लेते हैं मोहम्मद बिन जायद के बारे में। तो मोहम्मद बिन जायद, MBZ, तो MBZ जो ये है, MBZ, इनको बेसिकली ये मतलब जो यूएई 1970 में इंडिपेंडेंस गेन किया था ब्रिटेन से। उससे पहले वो ब्रिटेन की कॉलोनी होती थी। और यूएई को यूएई इसलिए बोलते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरात्स। एमिरात्स मतलब स्टेट्स, जैसे इंडिया में हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, वैसे ही 7 स्टेट्स 7 एमिरेट्स को मिलकर यूएई बनता है, जिसमें मेजर एमिरेट्स हैं। एक तो अबू धाबी वाली जो कैपिटल है भी है यूएई की, दूसरा है दुबई जिसको हम सब लोग ही जानते हैं, दूसरी एमिरेट्स वो है, और तीसरी जो फेमस एमिरेट है वो है शारजाह, जहाँ पर पहले क्रिकेट के मैचेस भी बहुत सारे होते थे। तो ये 7 एमिरेट्स को मिला के यूएई 1970 में बना था। और यूएई के जो फर्स्ट रूलर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके ही तीसरे बेटे हैं मोहम्मद बिन जायद। और मोहम्मद बिन जायद पहले उनके फादर उनको घर पे ही टीचिंग दिलाने के लिए एक मुस्लिम ब्रदरहुड के टीचर को रखते थे, जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और बाद में उनके बेटे की ट्रेनिंग उन्होंने यूके की मिलिट्री एकेडमीज में कराई और बाद में वो पायलट बन गए हेलीकॉप्टर के यूएई की एयरफोर्स के अंदर। तो स्टार्टिंग उनकी ऐसे हुई पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन बाद में वो प्रोमिनेंट कब बनने लगे? प्रोमिनेंट बनने लगे वो 2010 के बाद, क्योंकि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आया
तो दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसने मतलब मोहम्मद बिन नायफ का जो आउटलुक था दुनिया को लेकर वो कंप्लीट चेंज कर दिया। पहली मेजर इवेंट जो हुई वो थी अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के बाद क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर रेवोल्यूशन हुई और वहाँ पर डिक्टेटर्स को पावर छोड़ के जाना पड़ा। उसमें मेजर एग्जाम्पल मैंने कई बार बताया आपको, इजिप्ट है, और दूसरा मेजर एग्जाम्पल है टूनीशिया, तीसरा मेजर एग्जाम्पल है लीबिया, जहाँ पर गद्दाफी को पावर से ब्रूटली वहाँ प्रोटेस्टर्स ने हटा दिया। चौथा एग्जाम्पल है सीरिया। सीरिया में भी असाद को हटाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन असाद अपने आप को पावर में मेंटेन कर पाए विद द हेल्प ऑफ ईरानियंस और रशियंस। तो मोहम्मद बिन नायफ के लिए ये बड़ा सेटबैक था जो ये हुआ, क्योंकि मोहम्मद बिन नायफ एक मोनार्की को हेड करते हैं। यूएई एक मोनार्कियल सिस्टम है जहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। और जैसे ये रेवोल्यूशन हुई मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं गल्फ मोनार्कीज को भी डर लगने लग गया कि ये रेवोल्यूशन उनके डोर स्टॉप्स पे भी आ सकती है और उनके लिए खतरा हो सकती है। दूसरा, हम सब जानते हैं जितने भी ये प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन होते हैं मिडिल ईस्ट में, इनके पीछे जो मेजर प्लेयर होता है वो होता है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड, मैंने अपनी एक वीडियो पहले में भी बताया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इजिप्ट से स्टार्ट हुई, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के हर कंट्री में उसका एक चैप्टर है। तो मतलब मिडिल ईस्ट में आपको जॉर्डन में भी मुस्लिम ब्रदरहुड की ब्रांच मिल जाएगी, टर्की में मिल जाएगी। एर्डोगन वैसे मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी अलाइंड पार्टियों के ही लीडर हैं, जो अभी टर्की के प्रेसिडेंट हैं, एर्डोगन। उसके अलावा सीरिया में मिल जाएगी, उसके अलावा लेबनान में मिल जाएगी। तो मुस्लिम ब्रदरहुड की ब्रांच हर कंट्री में है मिडिल ईस्ट की, और मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत पावरफुल प्लेयर है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। लेकिन मोहम्मद बिन जायद मुस्लिम ब्रदरहुड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड से एसोसिएटेड एक बंदा था जो मोहम्मद बिन जायद के अर्ली पीरियड में, जब वो छोटे थे उस टाइम पे उनके टीचर होते थे, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की उनको इन्फ्लुएंस करने की मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स, जैसे ओसामा बिन लादेन या आयमन अल जवाहरी, इवन मोहम्मद मोरसी जो इजिप्ट के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे 2013 में, इवन मोहम्मद अल शर्रा जो अभी सीरिया के नए नए प्रेसिडेंट बने हैं असाद को पावर से हटाकर। तो ये सारे मुस्लिम ब्रदरहुड से अलाइंड लोग हैं। लोग दिखने में सब अलग अलग हैं, क्योंकि एक मोहम्मद मोरसी एक एजुकेटेड बंदा है जो कि इलेक्शंस का यूज़ करके पावर में आता है, और दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन है जो वायलेंस का यूज़ करके चेंज लाना चाहता है सोसाइटी में। लेकिन इन सबको यूनाइट करने वाला जो थ्रेड है वो है मुस्लिम ब्रदरहुड, कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक तरह का आइडियोलॉजिकल स्कूल है जिसके अंदर ये है कि भाई डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है मिडिल ईस्ट में और डिक्टेटरशिप को खत्म करना है, और वेस्टर्न डिपेंडेंस जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की और ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस है वो कैसे कम किया जाए, मुस्लिम ब्रदरहुड का पहले दिन से एजेंडा रहा है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड हमेशा ही मोहम्मद बिन नायफ को एक थ्रेट लगती थी, और ये जो रेवोल्यूशन हुई 2011 में उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड ही उनको पता था पावर में आएगी, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है हर कंट्री में मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इसलिए मोहम्मद बिन नायफ को ये लगा कि अब ये जो रेवोल्यूशन हुई है उनके डोर स्टेप्स पे आ जाएगी। दूसरा, उनको जो दिक्कत हुई ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के काफ़ी करीब होने लग गया, क्योंकि ईरान पर्शियन गल्फ में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और यूएई के दुबई जैसे पोर्ट सिटीज़ भी पर्शियन गल्फ में सिचुएटेड है। तो यूएई को हमेशा ये रहता है कि ईरान अगर पावरफुल होगा तो वो कहीं ना कहीं खतरा है गल्फ कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए। तो ये दो कंट्री ओबामा क्लोज जा रहे थे ईरान के टुवर्ड्स 2010, अर्ली 2010 के जो स्टार्टिंग थी 2010 के बाद, उस टाइम पे उन्होंने न्यूक्लियर डील भी की थी ईरान के साथ 2015 में, जिसके बदले ये था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा और न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर सकता है अपने पावर क्रिएट करने के लिए, और साथ में वेस्टर्न सैंक्शंस जो हैं उसके ऊपर वो हट जाएंगे इस न्यूक्लियर डील के बाद। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक अलार्म बेल बजा दी यूएई के पावर कॉरिडोर्स में कि भाई अब यूएई की जो एनिमीज हैं वो कहीं ना कहीं यूएस के क्लोज होते जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड चाहे वो ईरान हो, और ये दोनों के दोनों खतरा है यूएई के लिए। तो इस रेवोल्यूशन को रोकने के लिए मोहम्मद बिन नायफ ने काउंटर रेवोल्यूशन स्टार्ट की मिडिल ईस्ट में, और उनके काउंटर रेवोल्यूशन का जो सबसे पहला पॉइंट था वो इजिप्ट ही था, क्योंकि इजिप्ट मैंने आपको बताया 2013 में जब मोहम्मद मोरसी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उनको हटाने के लिए वहाँ पर मिलिट्री को फिर से सपोर्ट किया मोहम्मद बिन जायद ने, और मोहम्मद जो जनरल सीसी थे जो अभी प्रेसिडेंट भी इजिप्ट के, उनको पावर में लाने का मेन रोल मोहम्मद बिन जायद का ही था। उन्होंने बहुत मेन रोल प्ले किया था इजिप्ट में, काउंटर रेवोल्यूशन करा के मुस्लिम ब्रदरहुड को पावर से बाहर फेंक दिया और मिलिट्री को फिर से सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। तो मोहम्मद बिन जायद का आर्म्स और उनकी फंडिंग और उनका प्रोपेगेंडा जो उन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए और जो उन्होंने लॉबिंग की वॉशिंगटन डीसी में, उसके दम पे ही इजिप्ट के अंदर जो रेवोल्यूशन थी वो फेल होगी और फिर से मिलिट्री का रूल आ गया इजिप्ट के अंदर। दूसरा जो कंट्री उनका टारगेट था वो था लीबिया।
लीबिया में जब उनको पहली सक्सेस मिली इजिप्ट के अंदर, तो वो काफ़ी एम्पोल्टन हो गए और उन्होंने बाकी जगह भी काउंटर रेवोल्यूशन करने का प्लान बनाया। उसमें अगला टारगेट था लीबिया, क्योंकि लीबिया में गद्दाफी को हटाने वाले और ब्रूटली मारने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड वाले ही थे। तो मुस्लिम ब्रदरहुड उनको लग रहा था कि इजिप्ट के बाद लीबिया में भी पावरफुल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक दूसरे ग्रुप को बैक करना स्टार्ट कर दिया। उस ग्रुप के लीडर थे खलीफा हैफ्टर। अब खलीफा हैफ्टर रिटायर्ड आर्मी जनरल थे और मोहम्मद गद्दाफी की आर्मी में जनरल थे। बाद में जैसे ही 2011 में अरब स्प्रिंग हुई और मोहम्मद गद्दाफी को मार दिया लीबिया के अंदर, तो उसके बाद उनको वापस वहाँ लीबिया भेजा गया और लीबिया में जाकर उनका एक ग्रुप बना दिया गया, जो उन्होंने ईस्टर्न जो लीबिया है उसको इंडिपेंडेंट करा लिया मुस्लिम ब्रदरहुड की इन्फ्लुएंस से। और बेनगाजी जो एक मेजर सिटी भी है ईस्टर्न लीबिया के अंदर, वहाँ उसको उन्होंने कैपिटल बना लिया। तो खलीफा हफ्तर को बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशन एयर सपोर्ट प्रोवाइड करी मोहम्मद बिन जायद ने और यूएई ने, जिसकी वजह से लीबिया दो फाड़ हो गया। लीबिया ईस्टर्न लीबिया जो रेवोल्यूशन के बाद जो पार्टी थी पावर में लीबिया में, उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और खलीफा हफ्तर जो एक जनरल थे आर्मी के, उनके अंडर आ गया। तो लीबिया के अंदर भी जो काउंटर रेवोल्यूशन हुई उसमें मोहम्मद बिन नायफ का मेजर रोल था। तो इजिप्ट से जो उन्होंने शुरुआत करी वो लीबिया में भी लेके गए। साथ में सीरिया में जो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी असाद को पावर से बाहर फेंकना, लेकिन यूएई इस चीज़ के लिए राजी नहीं था। यूएई को ये लग रहा था कि अगर असाद गया तो असाद के जाने के बाद भी यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड ही पावर में आएगी, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, मिडिल ईस्ट में जहाँ भी इलेक्शंस होंगे, जहाँ भी डेमोक्रेटिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, वहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड ही जीतेगी। क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का एक संगठन है, एक पहुँच है, एक रीच है मिडिल ईस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, जो और कोई भी पार्टी मैच नहीं कर सकती। तो जब भी इलेक्शंस होंगे मुस्लिम ब्रदरहुड जीतेगी। तो उनको ये लग रहा था कि सीरिया में भी अगर मुस्लिम ब्रदरहुड आ गई तो हमारे लिए और ज़्यादा खतरा है, इसलिए उन्होंने असाद को बैक किया। और जब असाद के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग गए, वो वॉर तो सिविल वॉर तो जीत गया असाद, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हैवी थी, क्योंकि बहुत सारे सीरियंस मारे गए उस सिविल वॉर में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल क्रम्बल कर गया, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सब के सब खत्म हो गए सीरिया में। मेजर सिटीज़ लाइक अलेप्पो, होम्स, दमिश्क, ये सारे के सारे सिटीज़ बर्बाद हो गए इस वॉर की वजह से। तो बाद में असाद को चाहिए था इंटरनेशनल एड और साथ में रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको बनाने के लिए यूएई ने फुल कोशिश की। यूएई ने असाद के साथ रिश्ते करीब किए, साथ में सीक्रेट टॉक्स भी कराई इजराइल के साथ, इस कंडीशन पे कि वो ईरान का साथ छोड़ देगा, क्योंकि असाद को अप्रोव करने वाले इजरायली, ईरानियंस और रशियंस ही थे। तो ईरान को अगर डिच करने के लिए तैयार थे असाद, तो यूएई उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार था फाइनेंशियली, और साथ में उनकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, जो उनके ऊपर एम्बार्गो लग रखे हैं, ट्रेड एम्बार्गो, सैंक्शंस लग रखे हैं, उनको हटवाने में यूएई पूरी मदद करने वाला था। लेकिन यूएई का प्लान फेल तब हो गया जब टर्की के द्वारा बैक्ड, जो कि टर्की में भी मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में है, तो टर्की के द्वारा बैक्ड जो ग्रुप था मोहम्मद अल शर्रा वाला, वो पावर में आ गया दमिश्क में, और असाद को दमिश्क और सीरिया छोड़ के मॉस्को भागना पड़ा। तो उसके बाद ये प्लान यूएई का फेल हो गया सीरिया में, वरना यूएई यहाँ पर भी सक्सेसफुल थी काउंटर रेवोल्यूशन करने में, जो उन्होंने इजिप्ट और लीबिया में करी। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी कंट्रीज में एक्टिविटीज़ की। साथ में यूएई को लिटिल स्पार्टा भी कहते हैं, क्योंकि यूएई की जो आर्मी है वो छोटी है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। देखो सऊदी अरेबिया को सब जानते हैं, सऊदी अरेबिया को इसलिए जानते हैं क्योंकि एक तो ऑयल के लिए, ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है सऊदी अरेबिया में, इतने यूएई में नहीं है। दूसरा रीज़न ये मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में सिचुएटेड है, तो स्पिरिचुअल मतलब सेंटर जो है इस्लामिक वर्ल्ड का वो सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया टेरिटरी वाइज भी बहुत बड़ा है और डेमोग्राफिकली भी काफ़ी बड़ा है। यूएई एक छोटा सा कंट्री जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में यूएई को लिटिल स्पार्टा बोला जाता है। लिटिल स्पार्टा क्योंकि मतलब वो पंच अबव इट्स वेट करता है, जितना उसका साइज है जोग्राफिकल, जितनी उसकी डेमोग्राफी है, जितना उसका वेट होना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उससे ज़्यादा वो वेट थ्रो करता है। तो ये पावर यूएई के पास है बिकॉज ऑफ मोहम्मद बिन जायद। मोहम्मद बिन जायद ने पूरी मेहनत करी है, पूरा आर्म्स एंड एम्युनिशन लगाए हैं, पूरी मेहनत करके लॉबिंग करी है वाशिंगटन डीसी में, ताकि वो जिन प्लेयर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में वो सक्सेसफुल रहें। साथ में मोहम्मद बिन जायद ने नेतन्याहू के साथ एक बहुत क्लोज पार्टनरशिप कर ली है, जिसके अंडर ये है कि टर्की और ईरान की इन्फ्लुएंस को कम करना है। अब ईरान का इन्फ्लुएंस तो कम हो गया, जैसे हमने अपने पहले वाली वीडियोज़ में बताया था कि असाद को उन्होंने प्रोप अप किया, असाद नीचे नीचे यूएई से बात कर रहे थे, ईरान को डिच करने के लिए तैयार थे, और अब जो पावर में आए वो वैसे ईरान को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईरान ने उनको मारा था, वरना वो सिविल वॉर कब की जीत जाते। दूसरा, हमास भी एक तरह से ख़त्म हो गया है। तीसरा ये है कि ईरान के ऊपर खुद हमले हो गए, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, उसके मेजर जनरल्स मारे गए, जिसकी वजह से ईरान कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, और उसका जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, एक उन्होंने एक कॉरिडोर बना रखा था, लैंड कॉरिडोर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के थ्रू, जिससे वो अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था मिडिल ईस्ट में। वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। लेकिन जो इनका एक्सिस है,
यूएई का एक्सिस ऑफ सक्सेशनिस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है पिछले टाइम में, और ये सक्सेसफुल रहे हैं काउंटर रेवोल्यूशन करने में इजिप्ट के अंदर, लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर। वो बात अलग है कि सीरिया में अब वो काउंटर रेवोल्यूशन फेल हो गई है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे अपने ट्रूप्स को ट्रेन कर रखा है, बहुत सारे एडवांस वेपनरी खरीद रखी है अमेरिका से, चाहे वो F-35 को खरीदने की बात हो या इससे पहले उनके पास F-16 का एक बहुत बड़ा फ्लीट है। तो यूएई के पास एक स्पेशलाइज मिलिट्री फोर्स है, छोटी हो लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है कॉम्बैट के मामले में। दूसरा, उन्होंने काउंटर रेवोल्यूशन कर रखी है। जो तीसरा चीज़ ये है कि उन्होंने यमन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सीन कर रखे हैं। यमन में हम सबको पता है कि हूतीस ईरानियन बैक्ड नॉर्थ यमन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो साउथ यमन की जो गवर्नमेंट, जिसको कि हम साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल भी बोलते हैं STC, उसको प्रोप अप करने में, उसको बैक करने में, उसको फाइनेंस करने में, उसको लेजिटिमेसी दिलाने में वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर यूएई का बहुत मेजर रोल है। तो यूएई ने यमन के अंदर भी जो ईरानियन प्लान्स थे यमन को डोमिनेट करने के लिए, उनके अगेंस्ट हमेशा ही लड़ाई लड़ी है, और यूएई ने यमन को अब 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा दिया है। नॉर्थ में ईरानियन इन्फ्लुएंस है हूतीस के अंडर, और साउथ में यूएई की इन्फ्लुएंस है। तो यूएई काउंटर रेवोल्यूशन करने के लिए जाना जाता है। यूएई ने हर जगह काउंटर रेवोल्यूशन की है 2011 के बाद। तो ये सारा जो प्लान बनाने वाला आदमी वो मोहम्मद बिन नायफ है। तो मोहम्मद बिन नायफ को इसलिए ही मकैवली या चाणक्य बोलते हैं मिडिल ईस्ट का। उसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब पावर में आया, क्योंकि ओबामा के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे मोहम्मद बिन नायफ के, मोहम्मद बिन जायद के। तो मोहम्मद बिन जायद जब ओबामा के जाने के बाद ट्रंप साहब पावर में आए, तो मोहम्मद बिन जायद ने ट्रंप के साथ काफ़ी क्लोज रिश्ते बना लिए शुरुआत में ही, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1 था। और ईरान न्यूक्लियर डील से ट्रंप ने पुल आउट कर लिया इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर कि ईरान न्यूक्लियर डील से कुछ नहीं मिला है, ऊपर से हमने ईरानियंस को फंड और कर दिया, बहुत सारे पैसे दे दिए, उनके जो एसेट्स फ्रीज कर रखी थी सैंक्शंस के अंडर, वो सारी एसेट्स अब उनके हाथ में आ गई, जिसके दम पे वो और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो और ज़्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रॉक्सीज को मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये जो रीज़न दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और साथ में ये कहा कि भाई न्यूक्लियर वेपन तो वो बना ही रहा है, न्यूक्लियर वेपन को हम कहाँ रोक पाए। तो ये जो रीजन था, ये मोहम्मद बिन जायद और नेतन्याहू जैसे लोगों का ही बनाया हुआ प्रिटेक्स्ट था, क्योंकि ईरान, ये बात क्लियर है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के इंस्पेक्शन के नीचे काम कर रहा था और प्रॉपरली उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर किया जा रहा था। फिर भी ईरान को मजबूर किया और अमेरिका ने, ट्रंप ने पुल आउट कर दिया न्यूक्लियर डील से, जिसके बाद जो बाकी कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन में या फिर रशिया, उनको भी पुल आउट करना पड़ा, क्योंकि उनका कोई इन्फ्लुएंस ज़्यादा बचा नहीं। जब तक अमेरिका नहीं है साथ में, तब तक ईरान न्यूक्लियर डील का कोई मतलब नहीं है। तो ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट कराने में नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जायद का बड़ा ही मेजर रोल था। तो MBZ को इसलिए चाणक्य बोला जाता है मिडिल ईस्ट में। और MBZ अभी पाकिस्तान में आए हुए हैं अपने मेडन विजिट के ऊपर, जब से वो प्रेसिडेंट बने तब से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप है यूएई की, और यूएई अपनी इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान में भी विजिट करने आए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने थोड़े दिनों पहले एक डिफेंस पैक्ट भी किया था, हम सबको पता है, जिसके बाद ये बात उठने लगी थी कि सऊदी अरेबिया ने ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड किया था पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का न्यूक सऊदी अरेबिया के लिए हमेशा तैयार है डिफेंड करने के लिए। तो अब बात चल रही है कि यूएई भी डिफेंस पैक्ट करेगा पाकिस्तान के लिए, साथ वो नहीं करेगा, क्योंकि यूएई की जितनी पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप है, उससे कई मल्टीपल टाइम्स इंडिया के साथ पार्टनरशिप है, और इंडिया को वो एलिनेट करना नहीं चाहेगा। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूएई बहुत क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया के लिए यूएई तीसरे नंबर पे है एक्सपोर्ट्स के मामले में। तो यूएस के बाद यूएई का एक मेजर रोल है इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट में, और साथ में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है यूएई, और साथ में मैंने आपको बताया इंडियंस के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है दुबई। तो इंडिया और यूएई के बड़े ही क्लोज रिश्ते हैं, और मोहम्मद बिन जो जायद अभी जो पावर में है, वो बड़े ही प्रैग्मेटिक और पावरफुल रूलर है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है मिडिल ईस्ट में, लेकिन सब अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। कोई आदमी, फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर अपने इंटरेस्ट को बचाना है, तो उनको किसी न किसी को, मतलब अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए कई लोगों को हार्म करना पड़ता है। तो यूएई भी वही कर रही है, और मोहम्मद बिन जायद जो है, मोहम्मद बिन जायद एक मेजर प्लेयर बन गए हैं। इवन MBS, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, मोहम्मद बिन सलमान, उनको पावर में लाने वाले भी मोहम्मद बिन जायद है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने से पहले जो क्राउन प्रिंस थे, वो काफ़ी करीब थे मुस्लिम ब्रदरहुड, ईरान और अमेरिका के। तो उनको ये लगता था कहीं ना कहीं कि अगर ये क्राउन प्रिंस किंग बन जाएगा सऊदी अरेबिया का, तो हमारे इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल होगा ये। इसलिए उन्होंने उनको पावर से हटवा के, कू करवा के, एक इंटरनल रॉयल फैमिली के अंदर जो कू हुआ सऊदी अरेबिया में, और उसकी लेजिटिमेसी
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दिलवा कर मोहम्मद बिन सलमान को एक पावरफुल प्लेयर बना दिया सऊदी सोसाइटी के अंदर, और अगला क्राउन प्रिंस बना दिया, यानी सक्सेशन में आगे वो किंग बनने की, क्राउन प्रिंस ही किंग के मरने के बाद किंग बनता है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान को पावर में लाने में भी इनका मेन रोल है। उसके अलावा कतार, क्योंकि कतार के ऊपर 2017 में ब्लॉकेड लगा था, लोग कहते हैं सऊदी ने लगाया था, लेकिन उसको जो मेन प्लानर थे वो सारे के सारे मोहम्मद बिन जायद साहब थे। और कतार के ऊपर इसलिए सैंक्शन लगाया था कि कतार काफ़ी करीबी है टर्की का, और टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड का कैपिटल है। एक तरह से आज के दिन मुस्लिम ब्रदरहुड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्की के अंदर है। तो टर्की हमेशा ही थ्रेट है इजराइल और यूएई के लिए, इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर टर्की को काउंटर किया। लीबिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, हर जगह जहाँ भी वो काउंटर कर सके उन्होंने उनको काउंटर करने की कोशिश की, ताकि टर्की की इन्फ्लुएंस को ना बढ़ने दिया जाए मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान तो अभी वीक हो गया, लेकिन टर्की अब नया थ्रेट पैदा हो गया है इन दोनों कंट्रीज के लिए। अब इंडिया की, जैसे मैं बात कर रहा था, इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट होगी यूरोप जाएगा, उसका मेन लिंक है यूएई, और यूएई ने इसराइल को भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप कर रखी है जिसको बोलते हैं I2U2, इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएई। तो ये I2U2 जो ये पार्टनरशिप है, इसके अंडर ये है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, और बात फ्यूचर में ये भी चली हुई है कि दुबई से लेकर इंडिया तक अंडरग्राउंड, अंडर वाटर एक बुलेट ट्रेन स्टार्ट करने की बात चल रही हुई है, जो मुंबई से लेकर दुबई तक जाएगी। साथ में वाटर गैस पाइपलाइन और इन चीज़ों की बात भी चली हुई है। तो इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट और जो यूरोप का गेटवे है उसके अंदर यूएई की बड़ी इन्फ्लुएंस है, और ये की वाइटल लिंक है। और यूएई में जब तक स्टेबिलिटी रहेगी तब तक ही ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। अगर एक्सट्रीमिस्ट और बाकी ग्रुप पावर में आ जाते हैं यूएई में, तो इंडिया के साथ रिश्ते खराब होने के पूरे चांस है। तो मोहम्मद बिन जायद को मैकियावेली इसलिए बोला जाता है, इसलिए चाणक्य बोला जाता है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी कंट्री के रूलर होने के बाद भी उन्होंने इतना पावरफुल बना दिया है यूएई को ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, कि आज जितनी भी काउंटर रेवोल्यूशन हो रही हैं, चाहे वो सूडान में हो रही हो, चाहे वो इजिप्ट में हो रही हो, चाहे वो लीबिया में हो रही हो, चाहे वो सीरिया में हो रही हो, वो सारे के सारे को फंड, बैक, फाइनेंस और लेजिटिमाइज करने में जो मेन रोल है वो मोहम्मद बिन जायद का है। तो इसलिए आज मैंने मोहम्मद बिन जायद के बारे में बताया, ताकि मोहम्मद बिन जायद कौन है और वो क्यों पाकिस्तान में आए हैं। क्योंकि लोग यूएई को सब जानते हैं, दुबई को सब जानते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन जायद एज ए पर्सनैलिटी को कोई नहीं जानता, और वो अबू धाबी के वैसे रूलर है, दुबई के नहीं है। तो दुबई और अबू धाबी में कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, कई बार लोग ये भी पूछते हैं यूएई की पॉलिटिक्स के अंदर। तो अबू धाबी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है दुबई के मुकाबले, क्योंकि दुबई 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे बैंकरप्ट होने की हालत में आ गया था। उस टाइम पे बैंक रोल करने वाला जो प्लेयर था वो अबू धाबी था। तो 2008 के बाद दुबई जो रॉयल फैमिली है वो वीक होगी अबू धाबी रॉयल फैमिली के आगे। और मैंने आपको बताया था यूएई 7 एमिरेट से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो सबसे पावरफुल एमिरेट है वो है अबू धाबी, ना कि शारजाह और दुबई। तो इसलिए अबू धाबी एक मेन प्लेयर है यूएई की पॉलिटिक्स में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और उसकी जो नाहन फैमिली है, अल नाहन फैमिली बोलते हैं इनको, उनके जो बेटे हैं मोहम्मद बिन जायद, वो मैकियावेली, चाणक्य, कुछ भी कहिए, वो मिडिल ईस्ट के आज के दिन बने हुए हैं। और नेतन्याहू और उनकी पार्टनरशिप आज के दिन सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर, मतलब डोमिनेट प्लेयर है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। आयतोलाज जो ईरान के हैं, या एर्डोगन जो टर्की के अंदर बैठे हैं, वो भी इनसे डरते हैं या इनको चैलेंज मानते हैं अपना मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये है मोहम्मद बिन जायद की पर्सनैलिटी, जिसके बारे में मैं आज बताना चाहता था। और उनकी विजिट अब ये 2-3 दिन के लिए पाकिस्तान में इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।